हेलो दोस्तों, मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स सीरीज़ की अगली कहानी हमारी है द ममंदूर मैन ईटर। और केनेथ एंडरसन कहते हैं कि ये कहानी उसी जगह के पास की है जहां मैं पहले भी एक मैन ईटर को मार चुका था, और उसका विवरण मैंने एक दूसरी बुक में दिया था जिसका नाम था 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग, और कहानी का नाम था द मैन ईटर ऑफ चमाला वैली। अब ये जो कहानी है ये है एक फ़ीमेल आदमखोर टाइग्रेस की, और लोगों के बीच ये बात प्रचलित थी कि ये इसीलिए आदमखोर बनी है क्योंकि इसके मेट को किसी शिकारी ने मार दिया है। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि इस मैन ईटर टाइग्रेस का पहला शिकार था एक चरवाहा जो जंगल के पास अपनी गाय चरा रहा था। अब इसके पास बहुत सारे मवेशी थे जो चर रहे थे, ज़्यादातर गाय और बैल ही थे। अब इन्हीं मवेशियों में से एक तंदुरुस्त सी गाय पर वो टाइग्रेस घात लगाकर बैठी हुई थी। चरवाहे ने दूर से ये चीज़ देख ली, और जैसे ही उस टाइग्रेस ने उस गाय पर हमला करना चाहा, ये चरवाहा दौड़ पड़ा हवा में अपनी लकड़ी लहराते हुए। अब एंडरसन कहते हैं कि ये एक बहुत ही बहादुरी पूर्वक काम था, लेकिन एट अ टाइम ये एक बेवकूफ़ी भी थी, क्योंकि सीधे किसी टाइगर की तरफ इस तरह लकड़ी लहराते हुए दौड़ना कोई अच्छी या दिमाग वाली बात नहीं है। और इससे टाइगर भाग भी सकता है, लेकिन ये चीज़ तब थी कि अगर वो एक नॉर्मल टाइगर होता। ये वाला टाइगर यानी टाइग्रेस नॉर्मल नहीं थी। इसने छलांग लगा दी उस गाय पर और पल भर में ही उसकी गर्दन तोड़कर रख दी। अब ये चरवाहा दौड़ते हुए अपनी लकड़ी को हवा में लहराते हुए उस टाइग्रेस की तरफ दौड़ा, और बिना किसी संकोच के उस टाइग्रेस ने इस पर ही हमला कर दिया। लेकिन यह जब भागना चाह रहा था, ये जैसे ही मुड़ा, टाइग्रेस ने एक पंजा मारा और उस पंजे के कुछ नाखून ही लग पाए थे, और इसके सर से लेके इसके हिप्स तक एक बहुत बड़ा कट उस टाइग्रेस ने इस आदमी पर मार दिया, और ये वहीं गिर पड़ा। और इसको देखकर टाइग्रेस को वहम हो गया कि शायद ये मर गया है, और इसने एक्टिंग भी की, और इसने ज़्यादा कोई हरकत नहीं की। ये वहीं पड़ा रहा, और टाइग्रेस इसे मरा समझकर चली गई उसी गाय के पास। अब ये आदमी यहाँ पड़ा हुआ था, लेकिन अब तक ये जिंदा था। लेकिन इसे पता था कि अब वो टाइग्रेस उसी गाय को खाने जा रही है, लेकिन इसने किसी तरह की कोई हरकत नहीं की, क्योंकि इसे पता था ज़रा सी हरकत हुई तो टाइग्रेस गाय को छोड़कर इसे ही खाने आ जाएगी। अब इस चरवाहे के साथ दूर कई और चरवाहे भी अपने मवेशी चरा रहे थे। वो भी दूर से देख रहे थे इस पूरे सीन को, लेकिन इस तरफ आने की हिम्मत कोई जुटा ही नहीं पा रहा था। अब इस चरवाहे को लेटे लेटे ही हड्डियां चटकने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। मतलब वो टाइग्रेस अब उस गाय को खाना शुरू कर चुकी थी, और ये वहाँ पड़े पड़े अपना सिर हिला रहा था। जब इसने उस तरफ सिर घुमाकर देखा तो टाइग्रेस अभी भी उस गाय को ही खा रही थी, और इस आदमी को लग रहा था कि इसी तरह पड़े रहने में ही भलाई है। लेकिन बीच में अचानक टाइग्रेस खाते खाते उठी और इस आदमी की तरफ मुड़ी, 2 कदम आगे बढ़ी, और यह आदमी सोचा कि अब उठकर फ़ौरन भागना चाहिए। लेकिन जब इसने उठना चाहा तो ये उठ ही नहीं पाया, और इतने में ही टाइग्रेस पीछे वापस मुड़ी और फिर से खाने लगी उसी गाय को जिसे उसने अभी अभी मारा था। अब ये आदमी सोचने लगा कि अच्छा हुआ वो वापस मुड़ गई, क्योंकि अगर वो इस तरफ आती और मैं उठकर भागता तो शायद एक झटके में ही वो मेरा काम तमाम कर चुकी होती। और जब बाद में एंडरसन उस आदमी से मिले तो उसने बताया कि वो 1 घंटा जो वहाँ पड़े पड़े काट रहा था उस टाइग्रेस को देखते हुए वो 1 युग से भी लंबा गुजरा। अब ये आदमी वहाँ पर 1 घंटे तक पड़ा रहा, और 1 घंटे तक टाइग्रेस उसे खाती रही। इसके बाद वहीं लेट गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद टाइग्रेस ने एक अंगड़ाई ली और धीरे धीरे वो जंगल की तरफ चली गई। अब जब ये आदमी देख रहा था कि वो टाइग्रेस जा रही है
इसने और इंतज़ार किया कि वो काफ़ी दूर चली जाए। इसके बाद इसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत जुटाने के बाद ये खड़ा होने में कामयाब हो गया और भागते हुए पहुंच गया उन चरवाहों के पास जो इसके साथ थोड़ी दूरी पर ही मवेशी चरा रहे थे, और वो भी ये देख रहे थे। अब केनेथ एंडरसन को इस आदमी ने ये अपनी पूरी आप बीती बताई जब वो केनेथ एंडरसन से मिला, और एंडरसन कहते हैं कि इस पूरी कहानी में एक चमत्कारिक पहलू ये भी है कि यह आदमी पूरी तरह से बहुत ही जल्दी रिकवर हो गया, यानी ठीक हो गया, बिना इन्फेक्शन हुए या बिना किसी इलाज के। बस ये अपने घर पर ही अपने ज़ख्मों की साफ़ सफाई करवाता रहा और ऐसे ही ठीक हो गया, जो कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा था कि किसी टाइगर के पंजे लगने के बाद बिना पेनिसिलिन का इंजेक्शन लिए या डॉक्टरी इलाज के कोई इंसान इतना जल्दी ठीक हो जाए। अब ताज्जुब की बात थी, इस आदमी के घाव इतने गहरे थे, सर से लेकर पीठ से लेकर हिप्स तक बहुत ही गहरे जख्म थे, टाइगर के पंजों के निशान थे, काफ़ी सारा मांस टाइगर ने उधेड़ कर रख दिया था। और टाइगर के पंजों में होता है, यानी उसके नाखूनों में, बेहद ही खतरनाक बैक्टीरिया जिससे इन्फेक्शन फैल जाता है, क्योंकि टाइगर कार्निवोरस जानवर है और इसके पंजों के नाखूनों में मांस लगा रहता है, खून लगा रहता है। इसके सड़ने की वजह से इसमें बहुत ही खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। अब इस आदमी का इलाज जिस डॉक्टर ने किया था वो था गांव का एक झोला छाप डॉक्टर। इसने गाय के गोबर में कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर पीसा और उसका लेप इसके घावों में लगा दिया, और इसी तरह दिन प्रतिदिन वो ये लेप लगाता रहा इसको। अब शायद इस व्यक्ति की मौत अभी तक नहीं आई थी, यानी इसकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी, इसकी मौत नहीं लिखी थी टाइगर के हाथों, इसीलिए ये बच गया था, ना कि इस झोला छाप डॉक्टर की वजह से। अब इसका एक कारण ये भी था कि जब टाइगर ने उस पर हमला किया था तो उस व्यक्ति ने एक मोटी शॉल ओढ़ रखी थी, लेकिन टाइगर के नाखून काफ़ी पैने होते हैं। उसने इस पर वार किया और नाखून तो शॉल के साथ गड़ गए इसके शरीर पर, लेकिन उन घातक बैक्टीरियाज को उस शॉल ने बाहर ही रोक कर रख लिया और ये आदमी बच गया। अब ये जो सब घटनाक्रम हुआ था, ये हुआ था मामंदूर रेलवे स्टेशन से मात्र 4 मील की दूरी पर। जब इस जगह रेलवे स्टेशन की तरफ से जाया जाता था तो पहले काफ़ी सारे पत्थरों वाला इलाका पड़ता था, उसके बाद ढलान मिलती थी और ढलान के बाद बहती थी एक वाटर स्ट्रीम। अब इस टाइग्रेस का जो दूसरा शिकार था वो भी एक चरवाहा ही था, लेकिन वो इस पहले वाले चरवाहे की तरह भाग्यशाली नहीं था। अब एक दिन रेलवे लाइन से थोड़ा दूर पर ही एक चरवाहा अपने मवेशी चरा रहा था। उसमें से भी एक तंदुरुस्त वाली गाय पर टाइग्रेस ने घात लगाकर बैठी थी, लेकिन ये आदमी टाइग्रेस को देख नहीं पाया था। इसने देखा अचानक से इसके मवेशियों में भगदड़ सी मच गई है। उसके बाद जब दौड़कर इसने आगे देखा तो एक टाइग्रेस बैठी हुई है इसकी एक गाय पर, जिसे उसने मार दिया है। अब इस आदमी ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन अचानक टाइग्रेस को इसकी आहट मिल गई। टाइग्रेस ने पलटकर देखा और बिना प्रोवोकेशन के इस आदमी पर हमला कर दिया। इसे भी उस टाइग्रेस ने बुरी तरह से नोच दिया था, लेकिन खाया नहीं था और अभी यह आदमी जिंदा ही पड़ा हुआ था। और इसके बाद वो टाइग्रेस लौट गई उसी गाय के ऊपर और उसे खाने लगी। अब इसके जो मवेशी थे वो भागकर रेलवे लाइन के अगल बगल आ गए थे। दूर से इस चरवाहे के छोटे भाई ने ये देखा कि इस तरफ मवेशी भागकर क्यों आ रहे हैं। ये दौड़ा और रेलवे लाइन के पास जाकर एक ऊंचाई पर खड़े होकर आवाज़ लगाई अपने भाई को, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद ये वापस आया गांव। वहाँ से कुछ लोगों को ये लेकर गया। अब एक छोटी सी सर्च पार्टी बनाकर इसने ढूंढना शुरू किया उसी जगह पर जहाँ इसका भाई गया था गाय चराने। वहाँ अधमरी हालत में इसे अपना भाई मिला। उससे काफ़ी खून बह चुका था
लेकिन अभी उसकी सांसें चल रही थी। जल्दी से उसे उठाकर ये लोग मामंदूर रेलवे स्टेशन पर ले आए और उसे प्लेटफॉर्म पर रख दिया और इंतज़ार करने लगे एक मालगाड़ी का, जो कुछ ही देर में आने वाली थी। अब इन लोगों ने सोचा था कि ट्रेन में जो गार्ड का डब्बा होता है उसमें इसे लिटा देंगे और नज़दीकी स्टेशन के पास मौजूद हॉस्पिटल में इसका इलाज कराएंगे। लेकिन जब तक ट्रेन आती इसकी सांसें जा चुकी थीं, यानी इस चरवाहे व्यक्ति की मौत हो चुकी थी ज़्यादा खून बहने की वजह से। तो कुल मिला के अब तक इस टाइग्रेस ने 2 इंसानों पर हमला किया था, मगर दोनों में से किसी को भी खाया नहीं था। अब जो आदमी पर तीसरा हमला इस टाइग्रेस ने किया, यहाँ से इसने अपना मैन ईटर करियर स्टार्ट कर लिया था, यानी यहाँ से इसमें प्रवृत्ति शुरू हो गई थी इंसानी मांस को खाने की। अब कुछ उसी तरह से 2 चरवाहे अपनी गाय चरा रहे थे उसी रेलवे लाइन से कुछ दूरी पर। इस बार टाइग्रेस ने जिस पर घात लगाई थी वो था एक बड़ा तंदुरुस्त सा बैल। जब टाइग्रेस ने उस बैल पर छलांग मारी तो वो बैल बहुत ही ताकतवर था, एक बार में नहीं गिरा और बैल भागने लगा और टाइग्रेस उसकी पीठ पर सवार थी और भागते भागते वो बैल इन 2 चरवाहों के बीच से गुजरा। यानी आप समझ सकते हैं कि 2 चरवाहे खड़े हैं, बीच में थोड़ी दूरी है, एक बैल भागता हुआ आ रहा है, इन दोनों के बीच से गुजर रहा है और उसके पीठ पर सवार है एक टाइग्रेस जो उस बैल को मारने की कोशिश कर रही थी। अब क्योंकि वो बैल मर ही नहीं रहा था तो वो बेहद गुस्सा हो चुकी थी। अब जैसे ही इन लोगों ने उस बैल को अपनी तरफ आते देखा अपनी पीठ पर टाइग्रेस को लेकर, ये लोग डर गए और एक चरवाहा भाग खड़ा हुआ जिसने बाद में ये कहानी सुनाई, और जो दूसरा था उसे तो मानो लकवा ही मार गया था, वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। अब क्योंकि बैल नहीं गिर रहा था उस टाइग्रेस से, तो उसने बैल को छोड़ा और उस दूसरे वाले चरवाहे पर ही हमला कर दिया। अब वो जो पहला चरवाहा था जो भाग गया था, उसने भागते भागते एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वो टाइग्रेस उस आदमी पर यानी दूसरे चरवाहे पर कूद रही थी। लेकिन फिर इसके बाद उस आदमी ने भागते हुए मुड़कर नहीं देखा। अब जब भागते हुए वो चरवाहा पहुंचा मदद लेने, तो वहां से एक सर्च पार्टी बनाकर लोग आए अपने हाथों में लाठी, डंडे, तलवारें और भरमार बंदूकें लेकर। लेकिन जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो उन्हें इसकी बॉडी नहीं मिली। वो फिर से वापस गए और लगभग 100 लोगों को और लेकर आए अपने साथ, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब हमें टाइगर के किल को ढूंढने जाना है और टाइगर अपने किल की रक्षा बहुत ही एग्रेसिव होकर करता है। अब ये लोग जो कि बहुत सारे हो चुके थे, ये आए और इन्होंने उस जगह पर खून के निशान देखे। इसके बाद इन्होंने ब्लड ट्रेल्स को और ड्रैग मार्क्स को फॉलो करने की कोशिश की। आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें उस चरवाहे की बॉडी मिल गई जो आंधे मुंह ज़मीन पर पड़ा हुआ था, और टाइग्रेस ने इसकी पीठ का और इसके हिप्स का काफ़ी सारा मांस खा लिया था। अब अगले 2 महीनों में ही इस टाइग्रेस ने 3 मानव शिकार और कर लिए, जिसमें से एक और चरवाहा ही था। एक था यात्री जो रेनीगुंटा की तरफ जा रहा था, और एक तीसरा था एक लुम्बानी व्यक्ति जो शहद की तलाश में जा रहा था। और इन घटनाओं के बाद चरवाहों ने पशु चराने ही बंद कर दिए। यात्रियों ने पैदल जाना बंद कर दिया था रेनीगुंटा की तरफ। जिसे जाना होता था वो जाता था रेल से ही। और उस लुम्बानी व्यक्ति के टाइग्रेस का शिकार होने के बाद तो जंगली लोगों ने यानी जंगल के कबीले वाले लोगों ने शहद खोजने जाना भी बंद कर दिया था। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि मिस्टर लिटिलवुड जो उस वक्त उस इलाके के डीएफओ यानी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आऊं और मामंदूर के फॉरेस्ट बंगलों में कुछ दिन की छुट्टियां मनाऊं और इस टाइग्रेस से इस इलाके वालों को मुक्ति भी दिलाऊं और उसके बाद ही यहाँ से जाऊं। अब जैसे ही एंडरसन को ये बुलावा आया, इसके दूसरे दिन ही फौरन एंडरसन ट्रेन से निकल पड़े मामंदूर की तरफ
अब एंडरसन कहते हैं कि ट्रेन अपने वक्त से बहुत ज़्यादा लेट थी और ये जब ममंदूर पहुँचे तो बज गया था 3:30, यानी पूरा दिन लगभग बर्बाद ही हो चुका था। अब जो ममंदूर का फॉरेस्ट बंगलो है वो इस रेलवे स्टेशन से पड़ता है लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और मौजूद है एक पहाड़ी के ऊपर। अब रास्ते में पड़ता था गांव जिसका नाम था ममंदूर। अब फॉरेस्ट बंगलो जाते जाते केनेथ एंडरसन कुछ देर इस गांव में भी रुके। गांव वालों को भी ढांढस बंधाई। अब उन्हें भी विश्वास हो गया था और थोड़ी हिम्मत आ चुकी थी कि एंडरसन साहब आ चुके हैं, अब ये टाइगर को मार के ही जाएंगे। और सभी लोगों की आंखों में उम्मीद दिखने लगी थी एंडरसन के आने के बाद। अब एंडरसन ने गांव वालों से कह दिया कि जहां तक हो सके ये खबर पहुंचा दी जाए कि मैं आ चुका हूं। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई भी टाइगर को देखेगा या किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त होगी वो फ़ौरन आके एंडरसन को बता देंगे। और इसी के साथ एंडरसन ने 3 भैंस के पाड़े खरीदने के लिए कैश पैसे दे दिए उन गांव वालों को जो कि इन्हें बेट के रूप में इस्तेमाल करने थे। और एंडरसन ने इस गांव में एक व्यक्ति को बुलाया जो यहीं का रहने वाला था और उसे एंडरसन पहले से जानते थे, जिसका नाम था रोक्या स्वामी। अब एंडरसन कहते हैं कि ये जो फॉरेस्ट बंगलो था यहाँ पर आती थी 5 फायर लाइन्स। अब फायर लाइन्स वो होती हैं जो अंग्रेज़ों के समय में बनाई गई थी जंगलों के बीच में। ये चौड़ी पगडंडी या रास्ते नुमा होती हैं जिसे लोग रास्ते के रूप में भी यूज़ करते हैं और जानवर भी। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जब जंगल में आग लगती है तो वो आग उस फायर लाइन के एक तरफ ही रुक जाती है, इससे आग दूर तक फैल नहीं पाती। इसीलिए ये फायर लाइन्स बनाई गई थी इंसानों के द्वारा और ये आज भी हैं। अब ये जो 5 फायर लाइन्स इस फॉरेस्ट बंगलों में आती थीं, इसमें तो एक थी जो ममंदूर रेलवे स्टेशन को जाती थी। अब 2 फायर लाइन्स इस फॉरेस्ट बंगलों के बरामदे के सामने से सीधी जाती थी, जिनसे एंडरसन कहते हैं कि मीलों दूर तक देखा जा सकता था। एक फायर लाइन जो उत्तर दिशा की तरफ जाती थी, ये उसी दिशा की ओर जाती थी जहां टाइग्रेस ने पहला इंसानी हमला किया था। कुल मिलाकर ये जो फायर लाइन्स थीं, ये कुछ इस तरह थी कि कोई बैलगाड़ी का पहिया हो और उसके स्पोक हों, यानी चारों दिशाओं की तरफ एक बराबर जाती थी और बीच में था फॉरेस्ट बंगलो। अब एंडरसन कहते हैं कि इस फॉरेस्ट बंगलो में मैं पहले भी आकर रुका हूँ कई बार, जब बहुत पहले यहाँ बहुत ज़्यादा शिकार खेला जाता था। और जब भी मैं यहाँ आकर रुकता था, इसके बरामदे में खड़े होकर मैं अपनी दूरबीन लगाकर दूर तक देखता था इन्हीं फायर लाइन्स को। उसी में मैंने कई बार देखे मोर भी जो इन फायर लाइन्स को क्रॉस करते थे, कई सारे सांबर डियर भी। एक बार सुबह सुबह मैंने एक भालू देखा था जो फायर लाइन को क्रॉस करके जा रहा था काफ़ी दूर से। और शाम के 5 बजे उसी दिन मैंने इसी उत्तर दिशा वाली फायर लाइन को क्रॉस करते देखा था एक टाइगर को। लेकिन खैर अब वो दिन भी गए और आज मैं आया हूँ यहाँ एक मैन ईटर को मारने के लिए। अब वो वक्त तो नहीं है, वक्त काफ़ी बदल चुका है। अब केनेथ एंडरसन एक पुराना वाकया भी बताते हैं कि वो यहीं पर खड़े हुए थे इसी फॉरेस्ट बंगलो के बरामदे में और दूरबीन से देख रहे थे उसी फायर लाइन को जो उत्तर दिशा में थी। वहाँ इन्होंने एक बार देखा था कि कई सारे जंगली कुत्ते एक भालू को घेरे हुए हैं और उसे मारने की फिराक में हैं। और जंगली कुत्ते अगर किसी जानवर को घेर लें तो वो उसे फिर मारकर ही दम लेते हैं, चाहे फिर उन कुत्तों में से कुछ की जान ही क्यों ना चली जाए। अब एंडरसन ने जब अपनी दूरबीन से देखा वो कुत्ते भालू पर लगातार अटैक कर रहे हैं। बचाव में भालू भी कुत्तों पर हमला कर रहा है, लेकिन बचकर नहीं भाग पा रहा। ये फ़ौरन अपनी राइफ़ल लेकर दौड़े उस तरफ और पहुंच गए उस भालू के पास। अभी ये जो सिनेरियो चल रहा था ये इनसे लगभग 50 गज की दूरी पर था। 3 कुत्ते वहां पर मरे पड़े थे जिन्हें भालू ही मार चुका था, क्योंकि उन्होंने भालू को हल्के में लेने की गलतफहमी पाली हुई थी।
इसके बाद एंडरसन ने एक कुत्ते को गोली मार दी। इसके बाद भालू एक तरफ जाकर खड़ा हो गया और अपने जख्म देखने लगा। इतने में एक दूसरा कुत्ता आया, एंडरसन ने उसे भी गोली मार दी। वहाँ पर टोटल 12 या 13 कुत्ते थे। बाकी के कुत्ते सही वक्त पर भाग खड़े हुए थे। अब तक एंडरसन सोच रहे थे कि भालू इनकी टीम में है, क्योंकि ये तो उसे ही बचाने गए थे। और धीरे धीरे एंडरसन 10 गज और पीछे हट गए। अब भालू की दूरी थी एंडरसन से 60 गज की। लेकिन वहाँ भालू को समझ नहीं आ रहा था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। भालू ने दौड़ लगा दी एंडरसन की तरफ। अब एंडरसन जब उन कुत्तों पर गोलियां दाग रहे थे तब ये गिनना भूल गए थे और इन्होंने अपनी मैगजीन खाली कर दी थी। अब 60 गज दूरी से भालू दौड़ना शुरू हुआ एंडरसन की तरफ और एंडरसन भी पीछे मुड़े और जितनी ताकत से ये दौड़ सकते थे अपना पूरा जोर लगाकर ये दौड़े। दौड़ते ही दौड़ते एंडरसन ने जल्दी से अपने जेब से एक मैगजीन निकाली और अपनी राइफ़ल का अंडर लीवर नीचे किया और मैगज़ीन को लोड किया और वो राइफ़ल कॉक भी हो गई। अब इतने में ही एंडरसन रुक गए और पीछे मुड़े। अब एंडरसन कहते हैं कि वो भालू मुझसे 30 गज की दूरी पर था, अब 15 गज, फिर 5 गज, इसके बाद वो 3 गज की दूरी तक आ गया और इसके बाद अपने दोनों पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। इतना पास कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा ऊंचा था हाइट में और मैं उसके सीने पे बना हुआ वी का निशान भी देख पा रहा था। अब अगर भालू इससे आगे बढ़ता तो एंडरसन के लिए मौत तय थी। इतने में ही एंडरसन ने उस भालू की छाती पर बने हुए वी के निचले हिस्से का निशाना लिया और गोली दाग दी और वो भालू भी वहीं मर गया। एंडरसन इस भालू को मारना नहीं चाहते थे अगर वो इन पर अटैक नहीं करता तो, लेकिन ये भालू काफ़ी ज़्यादा दूरी से इन पर दौड़ा था और जान बचाने की खातिर इन्हें भालू को मारना ही पड़ा। अब उन कुत्तों में से 3 फीमेल थीं और 2 मेल थे और बाद में एंडरसन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जंगली कुत्तों को मारने के लिए इनाम दिया गया। हर मेल कुत्ते के लिए 10-10 रुपये और हर फीमेल के लिए 15-15 रुपये का इनाम। उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगली कुत्तों को मारने के लिए इनाम दिया करता था शिकारियों को, क्योंकि जंगली कुत्ते उस वक्त एक मुसीबत बने हुए थे। ये डियर का शिकार करते थे। शिकार कर कर के हिरणों की संख्या इन्होंने कम कर दी थी और हिरण जब कम हो रहे थे तो कम होने लगे थे टाइगर भी। यही कारण था कि इन जंगली कुत्तों के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी हुआ था। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि उस दिन कुत्तों को मारने का तो मुझे कोई अफसोस नहीं था, लेकिन उस भालू को मारने का मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उस भालू को मुझे बेवजह ही मारना पड़ा। शायद अगर वो दौड़ता नहीं, मुझ पर चार्ज नहीं करता, तो मैं तो उसे बचाने ही गया था, मैं भला उसे क्यों मारता। लेकिन अगर मैं उसे आखिरी मोमेंट पर गोली नहीं मारता तो शायद वो ही मुझे मार देता। अब एंडरसन कहते हैं कि उस भालू ने अपनी मौत खुद ही लिख दी थी, क्योंकि वो मेरे पीछे भागा था। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि ये जो भी बातें मैंने आपको अब तक बताई, ये एक अरसा पुरानी बातें हैं, बहुत ही ज़्यादा पुरानी। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि ये जो फॉरेस्ट बंगलो था, इसकी एक और ख़ास बात थी कि यहाँ से बंगाल की खाड़ी की दूरी थी 72 किलोमीटर्स और वहाँ से समुद्र के ऊपर की ठंडी हवाएं यहाँ तक आ जाती थीं और दोपहर के 3 बजे के बाद से यहाँ ठंडक होनी शुरू हो जाती थी। और अगर आपको मेरी इस बात का यकीन ना हो तो आप कम से कम एक दिन तो इस फॉरेस्ट बंगलो में आकर रह कर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि अपनी कहानी पर वापस आते हैं। अब 3 बजे के आसपास मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा था। यहाँ आ गया था, लगभग 1 घंटा मुझे हो गया था। अब भैंस के पाड़े मुझ तक जब तक पहुँचे, गांव वालों ने उन्हें खरीद कर लाया था। अब बज चुके थे शाम के 5:30, यानी अब भैंस के पाड़े बांधे नहीं जा सकते थे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। लेकिन अभी उस उत्तर दिशा वाली फायर लाइन में
एंडरसन एक भैंस के पाड़े को बांधना चाहते थे, तो ये एक भैंस का पाड़ा लेकर पहुंच गए उस उत्तर दिशा वाली फायर लाइन में और काफ़ी दूर जाकर एक इमली के पेड़ के नीचे इसे बांध दिया। अब एंडरसन को वापस फॉरेस्ट बंगलो आते आते शाम के बज गए थे 7। बाकी की बची हुई 2 भैंस के पाड़े इन्होंने कार के गैराज में बंधवा दिए और ये उस अरिक्या स्वामी नाम के आदमी को भी अपने साथ ले आए थे। इन्होंने उसे कहा कि तुम किचन में सो जाना। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर एंडरसन गए उस आदमी को अपने साथ लेकर इस भैंस को देखने। जैसे ही वहाँ पहुँचे, भैंस अभी तक जिंदा थी। यह भैंस उस जगह से काफ़ी नज़दीक बांधी गई थी जहाँ टाइगर्स ने पहला हमला किया था। अब उस भैंस को इन्होंने और चारा डाला और आगे बढ़कर उस तरफ चले गए जहाँ इनका एनकाउंटर पिछली बार हुआ था जंगली कुत्तों से और जहाँ इन्होंने एक भालू का शिकार किया था। अब क्योंकि ये अपने साथ एक और भैंस का पाड़ा लाए थे, तो इन्होंने उसी जगह पर भैंस के पाड़े को बांध दिया जहाँ पर कई सालों पहले इन्होंने जंगली कुत्तों को भी मारा था। अब ये लोग फॉरेस्ट बंगलो आए और वहाँ से तीसरा भैंस का पाड़ा भी इन्होंने ले जाकर रेलवे स्टेशन यानी रेलवे लाइन के थोड़ा दूर जहाँ उस चरवाहे को टाइगर ने मारा था उस जगह के पास बांध दिया। अब एंडरसन 3 बजे के आसपास फॉरेस्ट बंगलो वापस पहुंच गए अपनी भीगी हुई शर्ट के साथ जो कि पसीने से गीली हो चुकी थी। इसके बाद इन्होंने लंच किया जो कि ठंडा हो चुका था और इसके फ़ौरन बाद ही ये अपनी शर्ट उतार कर लेट गए उस बंगलो के बरामदे में और इंतज़ार करने लगे कि सालों पहले जो ठंडी हवा समुद्र से आती थी वो फिर से आ जाए। और एंडरसन कहते हैं कि मेरे लेटने के कुछ देर बाद ही वो हवाएं आनी शुरू हो गईं। कुछ देर पहले तक जो बरामदा इतना ज़्यादा गर्म था कि मैं पसीने से भीग रहा था, अब वहाँ पर चल रही थी ठंडी हवाएं और ठंडी हवा जैसे ही एंडरसन को लगी इन्हें नींद आ गई। अब एंडरसन कहते हैं कि ये हवाएं इतनी अच्छी थीं कि आपको लगता था कि आप समुद्र के किनारे के किसी टापू पर लेटे हुए हों। अब एंडरसन कहते हैं कि अगले 3 दिनों तक कुछ खास हुआ नहीं। मैं हर बार जाता था बेट्स को चेक करने, तीनों बेट्स को चारा देता था और उन्हें पानी पिलाता था और वापस आ जाता था फॉरेस्ट बंगलो। अब 3 दिन एंडरसन घूमे थे और 1 दिन पहले ये आए थे। टोटल हो गए थे 4 दिन। चारों दिन तक कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन 5वें दिन हो गई थी एक वारदात, एक ट्रेजेडी। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि जो भी रेलवे स्टेशन होते हैं, चाहे वो छोटे से छोटे हों या बड़े से बड़े, यहाँ पर 2 सिग्नल होते हैं। एक होता है होम सिग्नल जो कि स्टेशन वाले प्लेटफॉर्म से काफ़ी पास होता है और एक होता है आउटर सिग्नल जो काफ़ी दूर होता है। और इन दोनों सिग्नलों में मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप जलाए जाते थे दिन ढलने के थोड़ा पहले ही। और ये लैंप जलाने का काम होता था एक कर्मचारी का, जिसे खुद जाकर ये लैंप जलाने पड़ते थे दोनों सिग्नलों पर। और ये जो व्यक्ति ये काम करता था, इसकी ड्यूटी होती थी शाम के 6 बजे जाकर लैंप जलाने की। अब क्योंकि इस इलाके में मैन ईटर की वारदातें बढ़ने लगी थीं और वो लैंप जलाने वाला व्यक्ति भी एक इंसान ही था, यानी वो रेलवे कर्मचारी, तो इस डर के चलते ये लोग 6 बजे की बजाय 5 बजे ही जाकर लैंप जला दिया करते थे। अब ये जो लैंप जलाने वाले व्यक्ति होते थे, ये होते थे 2, क्योंकि प्लेटफॉर्म के दोनों तरफ 2-2 सिग्नल होते थे। अब जैसे ही 5वें दिन के शाम के 5 बजे ये दोनों व्यक्ति चल पड़े 2 अलग अलग डायरेक्शंस पर। एक गया रेनीगुंटा की तरफ और दूसरा गया लैंप लेकर अपोजिट डायरेक्शन में। जो आदमी गया था रेनीगुंटा की तरफ, वो कुछ देर में ही लैंप जलाकर वापस आ गया और जो गया था अपोजिट डायरेक्शन में, वो इसके बाद कभी वापस ही नहीं आया। अब 6 बजने ही वाला था कि एंडरसन के फॉरेस्ट बंगलो में रेलवे के 6 कर्मचारी दौड़ते भागते हुए पहुंचे और उन्होंने एंडरसन को इस वारदात के बारे में बताया। और जल्दी जल्दी एंडरसन ने अपनी राइफल और उसकी बुलेट्स उठाई और कुछ ज़रूरी साजो सामान उठाया जो रात भर जागने के लिए ज़रूरी था
और फिर इन्होंने उन 6 लोगों के साथ आरोग्य स्वामी को भी भेज दिया क्योंकि वो अकेले फॉरेस्ट बंगलो में रुकना नहीं चाहता था। अब एंडरसन ने इन लोगों को रास्ते से भेजा और खुद ने पकड़ ली वो फायर लाइन जो जाती थी सीधे ममंदूर रेलवे स्टेशन के पास और निकलती थी ठीक उन 2 सिग्नल्स के बीच में, यानी ये था एक शॉर्टकट। अब एंडरसन पहुंच गए रेलवे लाइन के पास। रेलवे लाइन की ऊंचाई ज़मीन से थोड़ी ज़्यादा ऊपर थी और ये पहुंचे थे होम सिग्नल के पास। इन्होंने देखा होम सिग्नल की लाइट जल रही थी और इस लाइट को जलते हुए एंडरसन ने देखकर ये सोचा कि आदमी कितना बेवकूफ़ था, पहले जाकर उजाले में ही ये आउटर सिग्नल की लाइट जलाता और इसके बाद आके इस होम सिग्नल की लाइट जलाता। अब एंडरसन जल्दी जल्दी निकल पड़े आउटर सिग्नल की तरफ। अब क्योंकि अंधेरा होने लगा था, ये देखते हुए गए लेकिन कोई भी टाइगर के पगमार्क्स या कोई भी सुराग इन्हें नहीं दिख रहा था। जब इन्होंने उस सिग्नल की लाइट जलती देखी, यानी आउटर सिग्नल की, इसका मतलब साफ था कि उस व्यक्ति ने पहले वैसा ही किया था जैसा उसे करना चाहिए था। पहले उसने आउटर सिग्नल की ही लाइट जलाई थी, यानी लैंप। इसके बाद उसने इनर सिग्नल की लैंप जलाई थी। अब एंडरसन समझ चुके थे कि इस व्यक्ति ने दोनों लैंप जला चुके थे, यानी हमला हुआ था दोनों लैंप जलने के बाद। इसका मतलब साफ था कि हमला हुआ है होम सिग्नल और रेलवे स्टेशन के बीच में। जब ये आदमी दोनों सिग्नल जलाकर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, ये हमला उसी वक्त टाइगर ने इस पर किया होगा। अब एंडरसन जो देख रहे थे कि ये जो होम सिग्नल था, इसके और स्टेशन के बीच में दोनों तरफ खेत थे। अब एंडरसन सोचने लगे कि खेतों के बीच में से टाइगर क्यों घूमेगा, लेकिन इस समय ऐसा ही हुआ था। टाइगर वहीं से आया था और दिन के उजाले के वक्त ही उसने ये काम किया था, दिन डूबने से ठीक थोड़ा पहले। अब इतने में ही एंडरसन ने देखी अपनी घड़ी, तो 6:55 हो चुके थे और आखिरी उजाला भी अब जाने लगा था और अब रात का अंधेरा होने लगा था। लेकिन क्योंकि आज की रात चांदनी रात होने वाली थी, तो एंडरसन को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता था। अब एंडरसन चलते चलते उसी जगह पर पहुंच गए जहां उस फायर लाइन ने इन्हें लाकर छोड़ा था, यानी उस रेलवे की पटरी के पास दोनों सिग्नलों के बीच में, और ये जगह थी होम सिग्नल के एकदम पास। अब एंडरसन उसी जगह पर सुराग ढूंढने लगे। जब ये हल्का सा ही चले थे वापस स्टेशन की दिशा में, तो नीचे से थोड़ा डाउन से एक नाला बह रहा था होम सिग्नल और स्टेशन के बीच वाले हिस्से में, लेकिन ये होम सिग्नल से काफ़ी पास था और पटरियों के साइड में डाउन एरिया में था। उस नाले के पास इन्हें कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा था। इन्होंने पास जाकर देखा तो वो थी धोती। इससे थोड़ा और आगे झांक कर देखने पर उन्हें कुछ काला काला सा अंधेरे में दिखा। ये समझ गए कि यही है उस आदमी की बॉडी। अब ये जो बॉडी पड़ी हुई थी, इसकी दूरी थी रेलवे की पटरी से 20 गज की, यानी अगर आप रेलवे की पटरी पर बैठकर या खड़े होकर देखें तो एरियल डिस्टेंस यहाँ की थी लगभग 20 गज। अब क्योंकि अंधेरा आने ही वाला था, बहुत ही हल्की सी रोशनी बची हुई थी, एकदम 1% के करीब। इतने में ही एंडरसन ने उस बॉडी को देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि टाइग्रेस ने उसे बहुत थोड़े से समय में काफ़ी सारा खा लिया है और उसके सिर को काटकर अलग कर दिया है। सिर थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ था। अब एंडरसन उस बॉडी के ज़्यादा पास नहीं गए क्योंकि इस बात का रिस्क था कि टाइग्रेस अभी भी यहीं कहीं झाड़ियों में छिपी बैठी हो सकती है और वो हमला कर सकती है। तो एंडरसन उसके ज़्यादा करीब नहीं गए। अब एंडरसन को अगर कहीं बैठना था तो वो इस रेलवे की पटरी के अगल बगल ही बैठना था। अब इस पटरी के आसपास बैठने की कोई ऊंची जगह थी ही नहीं। अब अगर एंडरसन रेलवे की पटरी पर ही बैठ जाते तो अगर कहीं से भी टाइग्रेस आती, ये जो पटरियां थोड़ी ऊंचाई पर थी, उसे 15 फीट की छलांग मारनी पड़ती, जिसमें थोड़ा समय मिल जाता एंडरसन को गोली चलाने के लिए। और अगर टाइग्रेस पटरियों के किनारे ही चलते हुए आती तो वो दूर से ही इन्हें दिख जाती।
अब एंडरसन ने डिसाइड कर लिया था कि ये बैठेंगे रेलवे की पटरी के बीचों बीच ही। अब जिस वक्त एंडरसन रेलवे की पटरियों पर चढ़ रहे थे और चल रहे थे, यानी जब शाम हो रही थी, उसी बीच इन्होंने अपनी टॉर्च अपनी राइफल के ऊपर लगा ली थी। ये कुछ इस तरह से औंधे लेटे थे कि इनका सीना एक पटरी पर था और इनके पैर दूसरी पटरी पर टच हो रहे थे, क्योंकि इनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा थी पटरी के हिसाब से और ये पटरी भी ब्रॉड गेज थी। तो इन्होंने थोड़े अपने पैर फैला लिए थे और टिका लिए थे पिछली पटरी पर। अब अगली पटरी और सीने के बीच में इन्होंने रख लिया था अपना बैग, ताकि वो पटरी इन्हें चुभे नहीं। और इसके बाद सावधानी पूर्वक अपनी राइफल को अपने कंधों से लगाकर रेडी रख लिया था उसी डायरेक्शन की तरफ जहां पड़ी थी वो अध खाई हुई लाश उस रेलवे कर्मचारी की। अब एक रेलवे का स्लीपर था जिस पर एंडरसन लेटे हुए थे, यानी वो परपेंडिकुलर था पटरियों के और एंडरसन ठीक उसके ऊपर लेटे थे और उसकी चौड़ाई थी लगभग 8 फीट और ये लकड़ी का बना हुआ था। बहुत ज़्यादा आरामदायक तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मजबूरी थी कि इसी कंडीशन में बैठना था एंडरसन को। अब रात हो चुकी थी और अच्छा खासा चंद्रमा ऊपर से रोशनी बिखेर रहा था और अब एंडरसन को साफ साफ उस आदमी की बॉडी दिखाई देने लगी थी। और अगर उस वक्त वहाँ टाइगर भी आ जाता तो उसे भी एंडरसन बड़ी ही आसानी से देख सकते थे। अब कुछ घंटे बीत गए, लेकिन अब तक एंडरसन को कोई हरकत महसूस नहीं हुई। अब अचानक से ही सामने वाले खेत के पीछे मौजूद जंगल से एक सांबर डियर की कॉल आई। एंडरसन को लगने लगा कि टाइग्रेस आ रही है अपने शिकार पर वापस, लेकिन इसके कुछ ही पलों बाद काफ़ी दूर से एक दूसरे सांबर डियर की आवाज़ आई, फिर एक चीतल की भी आवाज़ आई। इसका मतलब था कि टाइगर आ नहीं रही थी, वो दूर जा रही थी। अब एंडरसन कहते हैं कि इसके बाद अलग अलग दिशाओं से चीतल और सांबर की अलार्म कॉल सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि हर दिशा में कोई न कोई एक टाइगर जा रहा है। ये एक तो नहीं है, क्योंकि एक साथ इतनी दिशाओं में कोई एक टाइगर नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा था कि हर तरफ कोई न कोई टाइगर जा रहा है। अब पता नहीं क्यों इतनी सारी अलार्म कॉल्स हो रही थी। अब एंडरसन सोचने लगे कि इतने सारे टाइगर तो हो ही नहीं सकते, वो भी एक इलाके के अंदर। हो ना हो ये जंगली कुत्ते ही होंगे। वैसे तो जंगली कुत्ते दिन में शिकार करते हैं, लेकिन चांदनी रात जब भी होती है तब भी जंगली कुत्ते शिकार के लिए निकलते हैं। तो शायद यही पॉसिबिलिटी होगी कि जंगली कुत्ते ही निकले हों और उन्हें देखकर सांबर और चीतल अलार्म कॉल दे रहे हों। अब कुछ घंटे और बीत गए और अब काफ़ी देर हो चुकी थी, यानी आधी रात हो गई थी। अब इस जगह पर एंडरसन ने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनके इतने सालों के शिकारी करियर में आज तक ऐसी घटना ना ही उनके साथ हुई, ना ही किसी और शिकारी के साथ कभी हुई होगी। अब जब एंडरसन उस लाश को देख रहे थे और उसका जो सर था वो एक तरफ कुछ दूरी पर पड़ा हुआ था, लगभग 5 फीट की दूरी पर, और इस वक्त उसका सर आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। अब अचानक से ही वो सर धीरे धीरे लुढ़कना शुरू हो गया, बिल्कुल धीरे धीरे, और 2 या 3 राउंड लेकर अब उसकी आंखें देख रही थी एंडरसन की तरफ, और वो रुक गया और बिल्कुल हल्का हल्का हिलता रहा। अब ये चीज़ देखकर एंडरसन इतने ज़्यादा डर गए कि एंडरसन कहते हैं कि मुझे लगने लगा कि शायद अब कुछ ही देर में मैं या तो रो पड़ूंगा या भाग जाऊंगा, और डर के मारे इन्हें कपकपी छूटनी शुरू हो गई। अब वो सिर जब इनकी तरफ देख रहा था, अचानक से ही वापस लुढ़क कर उसी जगह पर पहुंच गया जहां वो था। वो फिर से लुढ़कना शुरू हो गया उसी जगह जहां वो अभी अभी लुढ़क कर गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब वो उस जगह पहुंच नहीं पा रहा है, उसकी ताकत कुछ कम हो गई है। फिर वो लुढ़क कर पहले वाली जगह चला गया। फिर से कोशिश होने लगी कि वो लुढ़क कर
इससे बाद वाली जगह पर चला जाए, लेकिन फिर लुढ़क कर पहले वाली जगह पर ही आ गया। अब ये देखकर एंडरसन की धड़कनें तेज़ हो गईं और ऐसा लग रहा था कि उनका दिल रिब केज फाड़कर बाहर ही आ जाएगा। और अब फिर लुढ़क कर वो सिर घूरने की कंडीशन में आ गया एंडरसन को, यानी उसकी दिशा जो थी वो एंडरसन की तरफ फिर से हो गई थी और एंडरसन ये देखकर कांपने लगे थे। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि मैं अंधविश्वासी तो कतई नहीं हूँ। मैं कई कई रातों तक अध खाई हुई लाशों के पास बैठकर टाइगर का इंतज़ार करता रहा, कई सारी लाशों को मूव करते देखा, लेकिन इस तरह से कभी किसी का सिर लुढ़कते हुए नहीं देखा। जैसे इस लाश का सिर थोड़ी दूर जा रहा था, फिर लुढ़क के वापस उसी दिशा में आ रहा था और ये घटना बार बार रिपीट हो रही थी। हर बार जब भी ये सिर लुढ़कना शुरू होता था, एंडरसन की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो जाती थीं और इनकी कपकपी भी बढ़ जाती थी। अब एंडरसन कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि किसी भी वक्त बस मैं रो ही पड़ूंगा या फिर उठ के भाग जाना चाहिए और फ़ौरन पहुंचना चाहिए रेलवे स्टेशन के अंदर। लेकिन इस डर के बीच ही एंडरसन को अचानक एक ख्याल आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मरे हुए आदमी का सर अपने आप लुढ़कना शुरू हो जाए। और क्योंकि एंडरसन खोजी प्रवृत्ति के आदमी थे, तो इन्होंने ठान लिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ न कुछ वजह तो ज़रूर होगी। अब एंडरसन ने अपनी तेज़ नज़रें गड़ा कर रखीं उस सर पर और इन्होंने बहुत फोकस करने की कोशिश की चंद्रमा की रोशनी में कि उसे गौर से देख पाएं। सफ़ेद रेत पर वो जो सर हिल रहा है, उसके नीचे दो काली चीज़ें हैं जो उसे हिला रही हैं। फिर इनके दिमाग की बत्ती जली, ये समझ गए कि ये हैं राइनो बीटल्स, यानी राइनोसोरस बीटल्स, जो लगभग 1.5 से 2 इंच लंबे होते हैं। बीटल्स वो कीड़े होते हैं जो पशुओं के गोबर की एक गेंद बनाकर लुढ़काते हैं और इन बीटल्स की पूरी प्रजातियों में सबसे बड़े बीटल्स यही होते हैं, राइनोसोरस बीटल्स। और ये अपने शरीर के वज़न से लगभग 12 गुना ज़्यादा वज़न ढकेल सकते हैं। इसीलिए ये 2 बीटल्स ही मिलकर इस इंसानी सिर को हिला पा रहे थे। अब इन बीटल्स को राइनोसोरस बीटल्स इसीलिए कहा जाता है कि इनके सामने एक सूंड सी होती है, जिसे देखने पर लगता है जैसे कि गेंडे का सींग हो। ये बीटल्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं और बीटल्स की प्रजातियों में से सबसे रेयर हैं, यानी बहुत ही कम देखे जाते हैं। बीटल्स को हिंदी में गुबरैले भी कहा जाता है। जो आम बीटल्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन राइनोसोरस बीटल्स रेयर हैं। तो अब एंडरसन के सामने ये केस सॉल्व हो चुका था। 2 गुबरैलों ने यानी 2 डायनासोरस बीटल्स ने मिलकर उस सर को लुढ़का दिया था, लेकिन जब वो सर वापस लुढ़क कर नीचे आया तो ये फिर उस सर को दोबारा उस लोकेशन पर ले जा नहीं सके। इसीलिए ये आधी दूरी तक ले जाते थे और लुढ़क कर वो सर वापस उसी जगह पर आ जाता था। अब एंडरसन कहते हैं कि जब यह घटना चल रही थी, मैं इतना विचलित हो गया था कि मैं भूल ही गया था कि मेरे आसपास कोई मैन ईटर भी है। और इस बीच अगर वो टाइग्रेस आ जाती, जो कि आदमखोर है, वो तो मेरा काम पल भर में ही तमाम कर देती और मुझे पता भी नहीं चलता, क्योंकि मेरा ध्यान तो यहाँ पर था, इस सर पर। अब रात के बज चुके थे 1:40 और अचानक से ही जिस पटरी पर एंडरसन लेटे हुए थे वो कांपनी शुरू हो गई और ये जो वाइब्रेशन था ये बढ़ता ही चला जा रहा था। फिर इन्हें इंजन की आवाज़ सुनाई दी, इसके बाद लाइट दिखाई देने लगी, इसके फ़ौरन बाद ही इंजन का हॉर्न भी सुनाई दिया। ये नाइट मेल ट्रेन थी जो मद्रास से जा रही थी बॉम्बे स्टेट की तरफ। अब धीरे से एंडरसन उठकर खड़े हुए, अपना बैग उठाया, अपनी राइफल उठाई और उस पटरी की जो ऊंचाई थी उससे उतरकर नीचे खड़े हो गए 5-6 कदम की दूरी पर। लेकिन जो ट्रेन का चालक था यानी लोको पायलट, उसने ट्रेन की तेज़ लाइट में एंडरसन को लेटे हुए देख लिया था।
इसीलिए उसने पहले ही ब्रेक मारने शुरू कर दिए थे। और एंडरसन देखते हैं कि इनसे कुछ ही दूरी पर ट्रेन आकर रुक गई है और खड़ी हो गई है। अब क्योंकि इंजन एक जगह पर खड़ा हो गया था, उसकी आवाज़ थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि उस पर अब लोड नहीं था। अब क्योंकि वो ट्रेन रुक गई थी, ट्रेन के लोको पायलट यानी ट्रेन के चालक ने समझा था कि ये व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए पटरियों पर लेटा हुआ है। और उस चालक ने एंडरसन की राइफल भी नहीं देखी थी, उसका ध्यान सिर्फ एंडरसन पर ही था। और वो चालक सोचने लगा कि ये आदमी जब आत्महत्या करने आकर यहाँ लेटा था, ट्रेन के इंजन की आवाज़ से ये डर गया और हिम्मत नहीं जुटा पाया और उठकर खड़ा हो गया। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि उस वक्त भारत में रेल की पटरियों से कटकर आत्महत्या करने के केसेस बहुत ज़्यादा होते थे, यानी ये तरीका काफ़ी प्रचलित हुआ करता था उस ज़माने में। अब जैसे ही ट्रेन रुकी थी, एक ज़ोरदार आवाज़ आई थी स्टीम इंजन की स्टीम एग्जॉस्ट करने की। इतने में ही वो चालक नीचे उतरा अपने 3 गार्ड्स के साथ और टॉर्च लेकर दौड़ कर आया एंडरसन के पास और इन्हें दोनों हाथों से उन लोगों ने पकड़ लिया। तब एंडरसन समझे कि ये लोग एंडरसन को देखकर ये सोच रहे थे कि यहाँ ये आत्महत्या करने आए हैं। अब एंडरसन देख रहे थे कि ट्रेन के डिब्बों की खिड़कियों से बहुत सारे सर बाहर निकलकर झांकने लगे थे और इस वक्त एंडरसन को शर्म आने लगी थी। अब इसी बीच ट्रेन के सबसे पीछे मौजूद डिब्बे से गार्ड भी निकलकर आ गया था। अब एंडरसन ने सोचा कि जल्दी जल्दी इन्हें बता दिया जाए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब जब एंडरसन ने उस चालक को ये पूरी कहानी बताई, क्योंकि वो भी एक एंग्लो इंडियन था, तो वो एंडरसन से कहा कि अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर बताओ उसकी बॉडी कहाँ है जिस कर्मचारी को टाइगर ने मारा है। अब एंडरसन थोड़ा सा नीचे उतरे, उन्हें भी बुलाया अपने साथ और फिर दिखाई वो बॉडी। अब जब इन लोगों ने वो बॉडी देख ली तो उस चालक ने एंडरसन से पूछा, तुम सच बोल रहे हो? तुम शाम से यहाँ पर पटरी में अकेले इसी तरह से लेटे हुए हो, वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ आदमखोर टाइगर घूम रहा है? तो एंडरसन ने अपनी भवें ऊपर चढ़ाकर उस चालक की तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाया। और ये देखकर वो चालक ने भी हाँ में सिर हिलाया, जैसे कि वो मन ही मन कह रहा हो कि उस्ताद, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अब इसके बाद वो लोग वापस चढ़ गए ट्रेन पर, इंजन को फिर से रीस्टार्ट किया और वो ट्रेन चल पड़ी। अब क्योंकि ये मद्रास बॉम्बे नाइट मेल थी, इसका स्टॉप नहीं था मामंदूर में, और क्योंकि ये यहाँ रुक गई थी, इसीलिए वो ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर भी बाहर देखने लगे थे कि ट्रेन एक ऐसी जगह पर क्यों रुक गई है जहाँ इसका स्टॉप है ही नहीं। अब ट्रेन चली गई। अब फिर से एंडरसन अकेले रह गए उस पटरी के बीचों बीच, लेकिन अब ये सोच रहे थे कि ट्रेन के इंजन की आवाज़ सुनकर और यहाँ जो घटनाक्रम अभी अभी हुआ है उसको अगर टाइग्रेस ने देख लिया होगा तो अब तो वो कतई यहाँ नहीं आएगी। लेकिन फिर भी एंडरसन ने एक चांस लिया, ये फिर से लेट गए। अब इसके बाद रात के ठीक 2:30 बजे फिर से पटरियाँ कांपनी शुरू हो गईं। फिर से एक ट्रेन के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एंडरसन पहले ही उठकर खड़े हो गए और नीचे उतरकर छिप गए। इस बार वो ट्रेन का चालक इन्हें देख नहीं पाया था और ट्रेन अपना हॉर्न बजाते हुए तेज़ी से निकल गई। ये ट्रेन एक मालगाड़ी थी जिसका स्टॉप भी नहीं था मामंदूर में, और ये हॉर्न बजाती हुई सीधा निकल गई। अब सुबह के 4 बजे फिर से एक बार पटरियां कांपीं। एंडरसन फिर उठकर खड़े हुए और साइड में जाकर छिप गए। ये ट्रेन वापस आ रही थी। ये भी एक नाइट मेल थी जो बॉम्बे से मद्रास की तरफ जा रही थी। इसका स्टॉप भी मामंदूर नहीं था, तो ये भी हॉर्न बजाते हुए सीधी ही निकल गई। अब एंडरसन कहते हैं कि मेल ट्रेन जो भी होती है उसका स्टॉप होता ही नहीं है मामंदूर में। अब एंडरसन कहते हैं कि इसके बाद हुआ फॉल्स डाउन। फॉल्स डाउन यानी सुबह होने का एक एहसास, लेकिन ये सिर्फ एहसास ही होता है। इस वक्त सुबह नहीं हो रही होती,
सुबह होती है इसके थोड़ी देर बाद। इस फॉल्स डाउन से परिंदे भी कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सुबह हो चुकी है, लेकिन फिर वो शांत होते हैं कुछ देर के लिए और इसके बाद निकलता है परमानेंट उजाला। अब इस फॉल्स डाउन के बाद मोर के बोलने की आवाज़ शुरू हुई, उसके बाद जंगली मुर्गों की। इसके बाद दिन निकलना शुरू हो गया और फिर निकल गया अच्छा खासा सूरज। अब एंडरसन अपनी जगह से उठकर खड़े हुए और देखा उस बॉडी की तरफ। वो सर अभी भी इन्हें घूर रहा था, क्योंकि पहले जब वो आसमान की तरफ घूर रहा था राइनोसोरस बीटल्स ने उसकी पोजीशन बदल दी थी। अब एंडरसन ने अपना बैग उठाया, अपनी राइफल उठाई और चलकर जाने लगे रेलवे स्टेशन की तरफ। अब एंडरसन रेलवे स्टेशन इसीलिए जा रहे थे कि ये बता सकें स्टेशन मास्टर को कि रात भर कुछ भी नहीं हुआ और ये टाइगर को नहीं मार पाए, क्योंकि टाइगर आया ही नहीं। अब वो रेलवे कर्मचारी की बॉडी को उसके रिश्तेदारों को दे दिया जाए ताकि वो इसका अंतिम संस्कार कर सकें। अब एंडरसन 8 बजे सुबह तक पहुंच गए थे फॉरेस्ट बंगलो। इसके बाद इन्होंने कुछ खाया पिया, फिर चाय पी, उसके बाद ये सो गए। दोपहर तक ये सोते ही रहे। इसके बाद आई वही समुद्री ठंडी हवाएं और उन्होंने एंडरसन को और भी ज़्यादा गहरी नींद में सुला दिया। अब एंडरसन की नींद खुली 4 बजे। इसके बाद इन्होंने आरोग्य स्वामी को बुलाया, उससे बेट्स के बारे में पूछा तो इन्हें पता चला कि टाइग्रेस ने किसी भी बेट्स पर हमला नहीं किया है। अब ये समझ गए कि टाइग्रेस जानवरों को नहीं मारेगी, उसे इंसान ही चाहिए। अब इनके मन में एक आइडिया आया कि ये घूम सकते हैं रात के अंधेरे में उन फायर लाइंस पर अपनी राइफल लेकर, ताकि टाइग्रेस इन्हें देखकर अट्रैक्ट हो और वो इन पर हमला करने के लिए आए। अब एंडरसन अपने साथ जो सामान लाए थे उसमें लाए थे इन्होंने सारी पैंट खाकी और सारी शर्ट्स ब्लैक, जो कि मचान पर बैठने के हिसाब से सही रंग होता है। अब इन्होंने पैंट तो खाकी पहन लिया। अब इन्होंने आरोग्य स्वामी से कहा कोई शर्ट मुझे दो सफ़ेद कलर की, तो उसने एक सफ़ेद रंग की शर्ट लाकर इन्हें दी। इन्होंने जब वो शर्ट पहनी तो वो शर्ट काफ़ी नीचे तक लटक रही थी। एक सफ़ेद पगड़ी भी उसने एंडरसन को बांध दी। अब एंडरसन कहते हैं कि जब मैं ये कपड़े पहनकर बाहर निकला तो गांव वाले मुझे देखकर सोचने लगे और आश्चर्य में पड़ गए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। उन्हें लग रहा था कि आदमी आत्महत्या करने जा रहा है। जैसे ही उन्हें मेरे प्लान के बारे में पता चला कि मैं पैदल ही घूमकर टाइग्रेस को ढूंढूंगा। अब गांव वालों से डिस्कशन करने के बाद एंडरसन ने नतीजा निकाला कि पहले उन्हें जाना चाहिए पूर्व दिशा वाली फायर लाइन। अब फायर लाइन में वो पहुंच गए थे 7 बजे और चलने लगे थे उसके बीचों बीच, और अंधेरा होने लगा था। अब अंधेरा हो चुका था और चांद निकल चुका था। हल्की हल्की चांद की रोशनी थी और एंडरसन कहते हैं कि काली काली झाड़ियाँ एक भूतिया सा माहौल बना रही थीं। अब ये सावधानी पूर्वक उस लाइन के बीच में चल रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में पीछे पलटकर भी देखते थे। अब एंडरसन बीच बीच में कोई गाना गुनगुनाते या फिर सीटियाँ बजाते। इसके बाद एकदम शांत होकर सुनने लगते कोई आहट। ऐसा वो मैन ईटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे थे। लेकिन बहुत देर तक ऐसा करने पर भी एंडरसन को कोई आहट सुनाई नहीं दी। अब एंडरसन को लगने लगा क्या कोई आहट हो ही नहीं रही है, और अगर हो रही है तो फिर मुझे सुनाई नहीं दे रही है। अब एक सरसराहट सुनाई दी, लेकिन पता चला कि ये तो चूहा है। इसके थोड़ी देर बाद एक सरसराहट और सुनाई दी। ये था एक रसल वाइपर स्नेक, जो कि सिमट कर अपनी कुंडली को छोटी कर रहा था। शायद इसे ठंड लग रही थी, क्योंकि ये ठंडे खून वाला प्राणी होता है। अब इसी बीच ऊपर से एक काला साया भी उड़ा। ये था एक उल्लू। अब ये उल्लू उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में चल रहे थे एंडरसन आगे बढ़ते ही जा रहे थे और उल्लू बिना आवाज़ के उड़ता चला जा रहा था। गौर से देखने पर पता चला कि उसने ज़मीन पर एक खरगोश पर हमला कर दिया है और उसे पकड़ लिया है और मारने की कोशिश कर रहा है।
अब क्योंकि एंडरसन उसी डायरेक्शन में चल रहे थे तो उल्लू इन्हें देख रहा था अपना सिर घुमाकर। उसे लग रहा था कि आदमी मेरी ही तरफ आ रहा है। उसने अपने पंखों से इस खरगोश को छिपा लिया, लेकिन एंडरसन थे कि बढ़ते ही चले जा रहे थे। इसके बाद वो उल्लू डर कर उड़ गया उस खरगोश को ज़मीन पर ही छोड़कर। अब एंडरसन जैसे ही वहाँ पहुँचे, इन्होंने उस खरगोश को उठाया, अपने हाथों में रखा। वो अभी बेहोश था और ज़िंदा था। अब एंडरसन ने उसे उसके कानों से पकड़कर टांगा, उसकी पीठ पर कुछ थपकियां दीं। इसके बाद उसे होश आ गया। हवा में ही वो भागने जैसी हरकत करने लगा और एंडरसन ने जैसे ही उसे नीचे छोड़ा, वो ऐसे गायब हो गया जैसे कि गधे के सिर से सींग। अब इसके बाद एंडरसन फिर आगे बढ़ने लगे। अब एंडरसन कहते हैं कि इस जंगल में ना तो हाथी हैं, ना ही इंडियन बाइसन यानी गौर हैं, लेकिन इस जंगल में भालू बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जब एंडरसन ये सोच ही रहे थे, इसी बीच इन्हें सुनाई दी भालू की सकिंग साउंड। वो तब आती है जब वो चींटी की बामी में अपनी थूथन को डालकर वहाँ से सक करता है चींटियों को या दीमक को। अब एंडरसन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और ये सुन रहे थे वो आवाज़। जैसे जैसे ये पास जाते जा रहे थे, वो आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। अब इसके साथ भालू के ज़मीन पर कदम पटकने की भी आवाज़ आ रही थी और गुस्से की गुर्राहट भी आ रही थी। ये जो भालू था ये फायर लाइन में नहीं था, ये थोड़ा अंदर जंगल में था। एंडरसन को दूर से एक बड़ी चींटी की बामी दिखी और उसी के पास भालू दिखा, लेकिन भालू का मुंह दूसरी तरफ था और वो अपने काम में व्यस्त था। और एंडरसन क्योंकि बिना आवाज़ किए चल रहे थे अपने रबर सोल वाले जूतों से, तो ये बढ़ते रहे आगे और धीरे धीरे इतना आगे बढ़ गए कि उसकी सकिंग साउंड कम हो गई, यानी ये बहुत दूर निकल चुके थे। अब एंडरसन को इसी तरह वॉक करते करते 2 घंटे बीत गए और ये जहाँ पहुँचे थे उस जगह से वापस मुड़े और फिर से वापस जाना शुरू हो गए। अब जब एंडरसन उसी जगह पर पहुँचे जहाँ वो भालू था, तो एंडरसन कहते हैं कि अब वो भालू वहाँ नहीं था। वो अपना काम करके जंगल में वापस जा चुका था और वो जो बामी थी चींटियों की या दीमक की, वो आधी हो चुकी थी क्योंकि भालू ने उसे तोड़ दिया था। अब चलते चलते एंडरसन आ गए वापस फॉरेस्ट बंगलो। इसके बाद एंडरसन ने सोचा कि अब उत्तर दिशा वाली फायर लाइन में चलकर देखना चाहिए। ये फायर लाइन एकदम सीधी नहीं थी, कुछ जगहों पर इसमें मोड़ भी थे। ये वाली जो फायर लाइन थी ये भी जाती थी रेलवे की पटरी की तरफ, और जैसे ही ये रेलवे की पटरी की तरफ पहुंचती थी, इससे थोड़ा ही पहले पड़ती थी एक वाटर स्ट्रीम, यानी पानी की एक छोटी सी धारा, जिसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी एंडरसन को। अब एंडरसन चलना शुरू हुए इस उत्तर दिशा वाली फायर लाइन में और ये पहुंच गए उस पानी की स्ट्रीम तक। जब एंडरसन इस स्ट्रीम पर पहुंचे, उन्हें लगा कि प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। तो वो झुके अपने घुटनों पर बैठे और दाहिने हाथ में अपनी राइफ़ल को उन्होंने रखा हुआ था। आंखें सामने मौजूद जंगल पर थी। अब एंडरसन के कान भी एकदम चौकन्ने थे। इन्होंने बाएं हाथ से चुल्लू बनाया और पानी पीने लगे। अब एंडरसन ने एक भैंसा भी बांध रखा था इसी स्ट्रीम के पास बेट के तौर पर, और वो अभी भी जिंदा था और एंडरसन की तरफ ही देख रहा था, मानो कह रहा हो कि तुमने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। और वो देखता ही जा रहा था एंडरसन की तरफ। और एंडरसन कहते हैं कि वो जो भी सोच रहा था सच ही बात थी। अब इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ पानी बहने की आवाज़ ही आ रही थी जो उस स्ट्रीम की थी। इसके अलावा जंगल से किसी तरह की कोई और आवाज़ नहीं आ रही थी। अब एंडरसन को गिल्टी फील होने लगा था उस भैंसे को देखकर, तो इन्होंने उससे अपनी नज़रें फेर लीं और अपना ध्यान डाइवर्ट कर लिया और चलने लगे आगे। और ये चलते चलते पहुंच गए रेलवे लाइन तक। अब रेलवे लाइन से थोड़ा ही पहले एक रास्ता कटता था जो कि एक गेम ट्रेल था, यानी जानवरों के आने जाने का रास्ता। लेकिन एंडरसन ने सोचा कि इस रास्ते में
अंधेरे में जाना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए वो वापस मुड़े और चलने लगे फिर से फॉरेस्ट बंगलो की तरफ लौटकर। अब एंडरसन चलते चलते आगे बढ़ते रहे फॉरेस्ट बंगलो की तरफ। इन्होंने फिर से वो स्ट्रीम क्रॉस की, फिर चलने लगे। आगे रास्ते के किनारे इन्हें देखा एक काला नाग जो एक चूहे को निगल रहा था, और ये चूहे को लगभग 2/3 निगल चुका था। अब इस नाग की नज़र पड़ी एंडरसन पर, तो इसने अपने मुंह में चूहे को लिए हुए ही अपना फन ऊपर उठा लिया लगभग 2 फीट तक। ये काफ़ी बड़ा नाग था। अब एंडरसन ने अपने पैर ज़मीन पर पटके और कुछ तालियां बजाई। इसके बाद वो घबरा गया और उसने उसी जगह पर चूहे को वापस उगल दिया और घूमा और झाड़ियों में चला गया। अब लगभग रात के 2:45 हो रहे थे, यानी 2:45 बज चुके थे, और एंडरसन पहुंच गए थे फॉरेस्ट बंगलो। और अभी भी 2 फायर लाइन्स को कवर करना बचा हुआ था, और ये दोनों फायर लाइन्स थी साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को जाने वाली। अब एंडरसन के पास 2 ऑप्शन थे, एक दक्षिण पूर्व वाली और एक दक्षिण पश्चिम वाली फायर लाइन। तो इन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर इनके मन ने इनसे कहा कि दक्षिण पश्चिम वाली की तरफ जाना चाहिए, यानी साउथ वेस्ट वाली, और इन्होंने चलना शुरू कर दिया। अब चलते चलते ये पहुंच गए रेलवे लाइन के पास। अब इन्होंने आगे चलकर रेलवे लाइन भी क्रॉस कर ली, और वो फायर लाइन आगे बढ़ती ही जा रही थी। और रेलवे लाइन को इन्होंने कुछ ही कदम क्रॉस किया था कि दूर से इन्हें उसी फायर लाइन में से टाइग्रेस की मोर्निंग साउंड सुनाई देने लगी, जो साउंड तब होती है जब टाइगर या टाइग्रेस अपनी टेरिटरी में चलते हैं। ये दहाड़ नहीं होती, एक तरह की हल्की हल्की सी गुर्राहट की आवाज़ होती है। अब इस आवाज़ की दूरी का एंडरसन ने अंदाज़ा लगाया तो ये आवाज़ आ रही थी लगभग 400 मीटर दूर से इसी फायर लाइन में। अब 2 कंडीशंस थीं कि या तो टाइग्रेस 400 मीटर दूर आगे बढ़ रही है इसी रास्ते पर, या फिर वो एंडरसन की तरफ आ रही है और अभी है 400 मीटर की दूरी पर। अब एंडरसन बहुत जल्दी जल्दी चले 50 गज तक। इसके बाद एक बड़े पेड़ के पीछे ये छिप गए और जल्दी से अपनी राइफल को कॉक किया और चेक किया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सब कुछ ओके था। इसके बाद एंडरसन ने एक मेल टाइगर की मोर्निंग साउंड निकाली, और कमाल हो गया था। जैसे ही एंडरसन ने ये मॉर्निंग साउंड निकाली, आगे से टाइग्रेस ने जवाब दिया एक दहाड़ के रूप में। और ये जो जवाब आया था ये काफ़ी नज़दीक से आया था। इसका मतलब टाइग्रेस इसी तरफ आ रही थी। वो दूर नहीं जा रही थी, बल्कि आ रही थी एंडरसन की ही दिशा में। और अभी जो दहाड़ आई थी उसकी दूरी थी लगभग 100 गज। अब इसके बाद एंडरसन ने दोबारा वो आवाज़ नहीं निकाली। अब इसके बारे में एंडरसन कहते हैं कि जब टाइगर बहुत करीब हो तब आवाज़ नहीं निकालनी चाहिए, वरना वो पहचान जाता है। और इन्होंने भी आवाज़ इसीलिए नहीं निकाली कि कहीं उस टाइग्रेस को शक ना हो जाए, क्योंकि वो थी मात्र 100 गज की दूरी पर और चलती ही जा रही थी। हो सकता था कि अब वो 90 पे आ चुकी हो या फिर 80 गज पर। अब एंडरसन कहते हैं कि अगर बहुत करीब से आपने आवाज़ निकाल दी तो टाइगर को शक हो जाएगा। वो अपने शक को मिटाने आगे बढ़कर देखेगा, और अगर मैन ईटर होगा तो फिर अपनी भूख को मिटाने के लिए। लेकिन चांसेस ज़्यादातर यही हैं कि वो गायब ही हो जाएगा। अब एंडरसन ने पेड़ के बगल से झांक कर देखा, और इन्होंने देखा कि वो टाइग्रेस अब इन्हें दिखनी शुरू हो गई है और वो बढ़ ही रही है एंडरसन की तरफ। एंडरसन फिर से छिप गए। अब धीरे धीरे वो टाइग्रेस इनकी पेड़ के सीध में आई और फिर इन्हें क्रॉस करके आगे निकल गई। अब जल्दी से एंडरसन ने निशाना लिया उसके कान के पीछे का और चला दी एक गोली अपनी राइफल से, और इसके बाद सिर्फ टाइग्रेस की थोड़ी सी पूंछ हिली और कुछ भी नहीं हुआ, और धड़ाम से वो ज़मीन पर जा गिरी। यानी निशाना अपनी जगह पर ही जाकर लगा था, ज़रा सा भी मिस नहीं हुआ था। और उस टाइग्रेस को पता भी नहीं चला होगा कि ये हुआ क्या था, क्योंकि कान के पीछे से होती हुई
ये गोली सीधे उसके ब्रेन में चली गई थी और वो वहीं गिर गई थी। अब एंडरसन कहते हैं कि मुझे कोई कारण पता नहीं चला इसकी स्किन उतारते वक्त कि ये मैन ईटर क्यों बनी, क्योंकि ये एकदम सही सलामत थी, जवान टाइग्रेस थी, पूरी तरह से ताकतवर थी और किसी भी तरह का कोई डैमेज इसकी बॉडी पर नहीं था। ना ही इसका कोई नाखून टूटा था और ना ही टूटा था कोई कैनाइन दांत और ना ही थे कोई गोलियों के निशान। अब एंडरसन कहते हैं कि काफ़ी पहले मैंने एक मैन ईटर मारा था इसी इलाके में जिसका नाम था द मैन ईटर ऑफ चमाला वैली। शायद उस टाइगर की संगत में ये टाइग्रेस भी पड़ गई थी और उसी ने इसे ये मैन ईटिंग की गंदी आदत लगा दी थी, जिसकी वजह से वो भी मारा गया था और जिसकी वजह से ही आज ये भी मारी गई। तो दोस्तों, इस तरह से अंत होता है द ममंदूर मैन ईटर का। हमारी अगली 2 कहानियां हैं द संगम पैंथर एंड द रामापुरम टाइगर। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन के रूप में अगली कहानी का अपडेट मिल जाया करेगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिए। चलते हैं। जय हिंद।